Hello friends, once again most welcome on YouTube channel IT एग्जाम स्टडी। दोस्तों जैसा कि थंबनेल आपने देख लिया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं और हम स्टार्ट करेंगे सी लैंग्वेज। तो आज जो हम सी लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हिस्ट्री एंड एवेल्युएशन से। वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सी लैंग्वेज पूरी लास्ट तक कवर करवाऊंगा। अगर बात करें हिस्ट्री एंड एवेल्युएशन की तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में सी लैंग्वेज होती क्या है। राइट, मैंने लिखा सी लैंग्वेज, राइट, या और प्रिसाइज करके लिखूं मैं इसको तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। राइट, तीन टर्म है इसमें, सी, प्रोग्रामिंग और लैंग्वेज। बिल्कुल स्केच से समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो। राइट, तो सबसे पहले हम बात करें कि लैंग्वेज, ये लैंग्वेज क्या होती है। राइट, दो पर्सन है, इनको आपस में कम्युनिकेट करना है, बात करनी है, तो किस बेसिस पे करेंगे, किस तरह से करेंगे ये, इनके बीच में वर्ड्स का एक्सचेंज होगा। वो जो वर्ड्स है ना वही लैंग्वेज होती है। यानी कि एक लैंग्वेज जरूर चाहिए किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को कम्युनिकेट करने के लिए। राइट, अभी लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, स्पेनिश हो, संस्कृत हो, जापानी हो, किसी भी तरह की लैंग्वेज हो सकती है। तो ये तो बात होगी दो ह्यूमंस के बीच में। बट अगर मैं बात करूं कि एक ह्यूमन है, राइट, उसको कम्युनिकेट करना है मशीन से, देन व्हाट, वो किस तरह से कम्युनिकेट करेगा मशीन से। राइट, क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो ह्यूमन है ना ये तो एक लैंग्वेज जानता है जिसको कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। राइट, लेकिन जो मशीन समझती है ना उसको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, जिसके अंदर आता है 0 और 1। यानी कि मशीन सिर्फ 0 और 1 को ही समझती है, इसके अलावा कुछ और नहीं समझती है। राइट, ऑन एंड ऑफ, अगर आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी तो वहां पे आपने समझा होगा फ्लिप फ्लॉप, जहां पे ऑफ होता है वहां 0, जहां ऑन होता है वहां पे 1। राइट, इसके अलावा मशीन को कुछ नहीं पता है। तो इस जो ह्यूमन जो भी बोल रहा है, जो चीज बोलना चाह रहा है, मशीन से जो काम करवाना है उसको हम क्या बोलते हैं। मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं, फिर मैं वापस से आपको इसको ठीक से एक्सप्लेन करता हूं चीजों को। बात कर रहे थे हम ह्यूमन का इंटरेक्शन किसके साथ, मशीन के साथ। राइट, अगर इसको इस मशीन से बात करनी है किसी इंसान को, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे, या फिर मैं कमांड्स भी बोल सकता हूं। ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं और ये कमांड होती है, राइट, ये किस फॉर्म में होती है, लो लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, अभी मैंने बताया 0 और 1 की फॉर्म में। राइट, तो जब ये 0 और 1 की फॉर्म में इसको इंस्ट्रक्शन देगा तो ही ये समझ पाएगा। बट अब यहां पे एक प्रॉब्लम है, 0 और 1 को ये नहीं समझता है। राइट, तो यहां पे जो काम में आता है वो आता है आपके कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स। राइट, ये क्या करते हैं, दोनों में कन्वर्जन का काम करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में और हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, जिससे कि इंसान ये जो बोले उसको इंसान समझ ले और जो ये बोले उसको मशीन समझ ले। एम आई क्लियर? ये जो इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स होती हैं, इनका अगर मैं एक सेट बना दूं, राइट, ये 5-7 मैंने कमांड्स लिख दी, इसका एक सेट बना दूं तो इसको मैं बोलूंगा क्या, प्रोग्राम। क्या बोलूंगा, प्रोग्राम। ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, ये प्रोग्राम ही किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखा जाता है जिसको मैं बोलता हूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, राइटिंग आई थिंक इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। तो आई थिंक आपको यहां पे समझ में आया होगा कि एक मशीन, अगर किसी भी ह्यूमन को किसी मशीन से इंटरेक्शन करना है
राइट, तो उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस या कमांड देने होते हैं, और ये जो इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड होते हैं वो तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, बट मशीन को लो लेवल लैंग्वेज समझ में आती है। तो कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो इनको कन्वर्ट करते हैं आपस में, जिसको बोलते हैं हम इंटरप्रेटर्स और कंपाइलर्स। हम बाद में आगे जब सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तो वहां पे हम इसको और अच्छे से समझेंगे, राइट। जब इनको मैं कुछ कमांड्स का एक सेट देता हूं तो उस कमांड्स के सेट को बोलते हैं हम प्रोग्राम, राइट। और ये प्रोग्राम किसी ना किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक हिंदी की लैंग्वेज है, राइट, जिसमें कि बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो मैंने पूरा कुछ वर्ड्स का एक सेट बनाया तो उसको एक सेंटेंस बोल दिया। उसी तरह से यहां पे कुछ इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम जो लिखे जाते हैं वो एक किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सी भी हो सकती है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब तक आ चुकी हैं, राइट। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज समझ में आ गई होगी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ी, राइट। तो जब से कंप्यूटर का इन्वेंट हुआ है तब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन्वेंट होनी स्टार्ट हुई थी कि किस तरह से एक ह्यूमन मशीन से इंटरेक्ट कर सके एक सही तरीके से। तो बात करते हैं कि जो लैंग्वेजेस हैं वो किस ऑर्डर में डेवलप हुई या इन्वेंट हुई, राइट, उनका इवैल्यूएशन किस तरीके से हुआ। तो सबसे पहली जो लैंग्वेज थी, जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, वो थी फोर्ट्रन, राइट। इसको अगर मैं इसका फुल फॉर्म की बात करूं तो दो वर्ड से मिलकर बनी है ये, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, राइट। फॉर इज फॉर फॉर्मूला, ट्रांस फॉर ट्रांसलेशन, राइट। अब ये क्यों इन्वेंट हुई थी, इसका जो इन्वेंशन का जो पर्पस था वो था एक्चुअली साइंटिफिक जो फॉर्मूलाज होता था, साइंटिफिक जितने भी कैलकुलेशंस होती थी उनके प्रोग्राम्स बनाने के लिए, उनके एप्लीकेशंस बनाने के लिए, और साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए इसका इन्वेंट किया गया था। यानी कि जनरल पर्पस नहीं थी, ये स्पेसिफिक पर्पस थी, और पर्पस क्या था इसका, साइंटिफिक एप्लीकेशंस डेवलप करना। देन आफ्टर दैट इसके 3 साल बाद एक लैंग्वेज आई 1960 में जिसको हम बोलते हैं कोबोल, राइट। एक और लैंग्वेज आई थी इसी के साथ में, एल्गोल, राइट। बट एल्गोल इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, कोबोल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, राइट। अगेन ये भी जनरल पर्पस ना होकर स्पेसिफिक पर्पस थी, और स्पेसिफिक पर्पस क्या था इसका, बिजनेस ओरिएंटेड, यानी जो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशंस थी उनको डेवलप करना, राइट। तो यहां तक जो दो लैंग्वेज आई इनका पर्पस स्पेसिफिक था। नाउ इसके बाद 1963 अगेन 3 साल बाद एक लैंग्वेज आई जिसका नाम था सीपीएल, राइट। इसकी फुल फॉर्म है कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगेन ये भी जनरल पर्पस ना होकर स्पेसिफिक पर्पस थी, राइट। तो ये सारी क्या है, स्पेसिफिक पर्पस लैंग्वेजेस थी, इसलिए इतनी पॉपुलर नहीं हुई, राइट। मैं इसको रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1963 में सीपीएल आई थी, उसके बाद कौन सी लैंग्वेज आई, राइट। तो 1967 इसमें आई बीसीपीएल। बीसीपीएल बोले तो बेसिक और सेम्बो कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सीपीएल का। अगेन ये पहली जनरल पर्पस लैंग्वेज थी बीसीपीएल, बट इसमें कुछ इश्यूज थे, कुछ लिमिटेशंस थी, उतना बेटर फंक्शनलिटी नहीं थी इसके पास कि ये पॉपुलर हो सके या लोग इसको अडॉप्ट कर सकें, राइट। इसीलिए 1970 में एक लैंग्वेज आई जिसका नाम था बी, राइट। और जो बी लैंग्वेज थी ना, ये इसी में कुछ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करके और जो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी उनको रिजॉल्व करके बनाया था। और जो इसका नाम बी लैंग्वेज क्यों रखा गया, क्यों, क्योंकि जो बीसीपीएल से बनी थी ये, और इस बीसीपीएल के जो इन्वेंटर था उसको रेस्पेक्ट देने के लिए इसका फर्स्ट लेटर इसने यूज किया, और किसने किया था, केन थॉम्पसन। अगेन सेम जनरल पर्पस लैंग्वेज थी, बट अगेन विद सम इश्यूज।
सम लिमिटेशंस। इसने काफी कोशिश की, काफी मेहनत की थी कि BCPL को जनरल पर्पस लैंग्वेज बनाया जाए, बट उतना कामयाब नहीं हो पाया ये। और इसी के ठीक 2 साल बाद यानी कि 1972 में लैंग्वेज आई जिसका नाम था सी लैंग्वेज, राइट। किसने इन्वेंट की थी? डेनिस रिची ने। अब इसका नाम सी क्यों रखा? इसका नाम सी इसलिए रखा बिकॉज बी इसने यूज कर लिया था BCPL का, राइट। तो इसका सेकंड लेटर अगेन उसको रेस्पेक्ट देने के लिए, बिकॉज ये दोनों जो लैंग्वेज इन्वेंट हुई थी वो इन्वेंट हुई थी इसी से, इसी का एनहांसमेंट था, इसी के कुछ प्रॉब्लम्स थे उनको रिजोल्व किया गया था इन दोनों लैंग्वेजेस में, बी और सी में, राइट। तो BCPL का बी केन थॉमसन ने यूज किया, BCPL का सी डेनिस रिची ने यूज किया, और एक लैंग्वेज इन्वेंट की जिसका नाम था सी लैंग्वेज। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा आपको। अब बेसिकली यहां तक आपकी सी लैंग्वेज इन्वेंट हो चुकी है, राइट। और ये जो सी लैंग्वेज है जो 1972 में बनी थी, इसको हम बोलते हैं एक्चुअली ट्रेडिशनल सी, राइट। क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल सी। अब इसके बहुत सालों बाद 19 इसको रफ कर दूं, (1989) में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं ANSI, आंसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, राइट। इस आंसी ने क्या किया? यस, फुल फॉर्म आप याद कर सकते हैं, फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं बिकॉज इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ली जाती है डायरेक्टली कि आंसी की फुल फॉर्म क्या है, राइट। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, राइट। इसने क्या किया? इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स क्रिएट किए, इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए और सभी जगह एक जैसे यूज हो, यानी कि यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड बनाए, और वो स्टैंडर्ड के बाद जो लैंग्वेज निकल के आई उसको बोलते हैं हम C89, और यही आंसी सी भी कहलाती है, राइट। क्या बोलते हैं इसको? या तो C89 बोलते हैं या फिर आंसी सी बोलते हैं, दोनों ही सही है। किसने इन्वेंट नहीं की थी, किसने इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए थे, स्टैंडर्ड सेट किए थे? आंसी ने, राइट। और इसी को ISO ने 1990 के अंदर, ISO इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी इसको अप्रूव किया था, इसका अप्रूवल मिला था और इसको नाम मिल गया था C90। देन उसके बाद जैसे जैसे इसमें इंप्रूवमेंट होते गए, कुछ एड-ऑन्स होते गए, वैसे वैसे इसके नाम चेंज होते गए। एक 95 में आया था जिसको C95 बोलते हैं, देन 99 में आया जिसको C99 बोलते हैं, देन जो लेटेस्ट है हमारे पास वो है अभी C17, और उससे पहले C11 चल रहा था। C11 2011 में आई थी, उसको C11 बोलते हैं, और 2017 में जो अभी हम यूज कर रहे हैं वो है C17, राइट। ये कहीं भी इन पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है कभी भी, राइट। जो क्वेश्चन बनता है वो अभी तक हमने पढ़ा उस पर बनता है। सबसे पहली चीज तो कि जो सी लैंग्वेज इन्वेंट हुई थी वो कौन सी लैंग्वेज से हुई थी, राइट, दैट इज BCPL, राइट। अगर ऑप्शन में BCPL और B दोनों हैं, ठीक है, तो आपको BCPL को प्रीफर करना है, नॉट B को, राइट, क्योंकि B और C दोनों ही किससे बनी थी? BCPL से बनी थी, राइट। लेकिन अगर बात करें कि किसका इंप्रूव्ड वर्जन है C, तो आंसर होगा आपका B लैंग्वेज का, राइट। क्यों? क्योंकि पहले BCPL आई, देन उसी से दोनों लैंग्वेज बनी B और C। आई थिंक यहां तक क्लियर है चीजें। जब BCPL से B और C दोनों बनी तो जो C लैंग्वेज है वो उसकी जो मदर लैंग्वेज है कि उसकी किससे इन्वेंट हुई है? वो BCPL से इन्वेंट हुई है, ना कि B से। बट इसका इंप्रूव्ड वर्जन है क्योंकि पहले B वाले ने इसमें कुछ इंप्रूवमेंट किए BCPL में, देन B बनी और फिर B में इसने इंप्रूवमेंट करके C बनाया, राइट। बट बनी दोनों किससे है? BCPL से। आई थिंक यहां तक क्लियर है। उसके बाद जो क्वेश्चन बनता है आंसी सी का बन जाता है, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, फोर्टन और इसकी कोबाल की फुल फॉर्म पूछ लेता है। बट ये बहुत रेयर केसेस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिस्ट्री एंड इवैल्यूएशन से, बट फिर भी हमारा जानना जरूरी है कि क्या होता है, राइट। आई थिंक यहां तक आपको चीजें क्लियर होंगी। ये हिस्ट्री एंड इवैल्यूएशन है सी लैंग्वेज का। अब हम बात करेंगे फीचर्स की, राइट, कि सी लैंग्वेज के फीचर्स क्या क्या हैं, राइट। फीचर्स के से पहले मैं एक और चीज आपसे सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप क्वेश्चन कर सकते हैं तो, कि हर एक लैंग्वेज आई और चली गई, किसी ने इतना प्रीफर नहीं किया, किसी ने नोटिस नहीं किया, कितना इतना अडॉप्ट नहीं किया। बट सी लैंग्वेज में ऐसा क्या था कि आज वो 50 साल बाद भी उसी लेवल पे बनी हुई है और इतनी इंपॉर्टेंट है?
हर एक के लिए कि हम आज भी उसको पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज 50 साल बाद भी सी की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, सी की जरूरत क्यों पड़ी हमें, राइट। सबसे पहले तो सी को बनाया क्यों गया था, डेवलप क्यों किया गया, सी का पर्पज क्या था सी को बनाने का, वो था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को राइट करने के लिए, राइट। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने के लिए सी लैंग्वेज का इन्वेंशन किया गया था। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज 50 साल बाद भी हम सी को यूज कर रहे हैं, बिकॉज जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ना वो इस लैंग्वेज में डेवलप होते हैं। फर्स्ट रीजन, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास हैं वो लगभग सारे सी में बनाए जाते हैं। सेकंड चीज, जितने भी ड्राइवर्स हैं वो सारे इस लैंग्वेज में बनते हैं, राइट। कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स इस लैंग्वेज में बनते हैं सी में। जितने भी टेक्स्ट एडिटर्स हैं वो इस लैंग्वेज में बनते हैं। इसके अलावा जितने भी डेटाबेसेस हैं, सॉरी बात करें एसक्यूएल और ओरेकल वगैरह की, तो वो सारे सी लैंग्वेज में बनते हैं, सॉरी डी, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पैकेजेस, जो आपके ग्राफिक पैकेजेस होते हैं, देन इसके अलावा मैं बात करूं तो रोबोटिक्स एंड एम्बेडेड रोबोटिक्स जो होती है आपके, वो उसमें सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है। जितने भी वायरसेस और एंटीवायरसेस बनते हैं वो लगभग सी में बनते हैं। तो सी का यूज इतना वास्ट है, इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए सी लैंग्वेज आज भी सबसे इंपॉर्टेंट है और सभी लैंग्वेजेस का बेस है। इसको मदर लैंग्वेज बोला जाता है। मदर लैंग्वेज क्यों बोला जाता है, मैं भी आपको नेक्स्ट उसमें चैप्टर में समझाऊंगा कि सी लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज क्यों बोला जाता है। ये इन सभी खूबियों की वजह से सी लैंग्वेज आज भी जिंदा है 50 सालों के बाद भी, और आज भी हम इसको पढ़ते हैं, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सी की इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ द सी। अगर फीचर्स की बात करूं मैं, तो फीचर, सबसे फर्स्ट फीचर जनरल पर्पस लैंग्वेज है। ये जनरल पर्पस लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि इसमें किसी भी तरह की एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है जो जनरल पर्पस के लिए होता है। स्कूल मैनेजमेंट ले लो, चाहे लाइब्रेरी मैनेजमेंट ले लो, चाहे और किसी तरह का कंपाइलर ले लो, इंटरप्रेटर ले लो, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो, कोई ड्राइवर ले लो, किसी भी तरह का कोई भी एप्लीकेशन साइंटिफिक रिसर्च के लिए बनवा लो, चाहे किसी बिजनेस के लिए बनवा लो, XYZ व्हाटएवर, किसी भी तरह की एप्लीकेशन इसमें डेवलप हो सकती है, इसलिए बोलते हैं इसको जनरल पर्पस लैंग्वेज। सबसे फर्स्ट फीचर है इसका। सेकंड, रोबस्ट एंड पावरफुल लैंग्वेज है ये, राइट। रोबस्ट का मतलब क्या होता है, मजबूत, राइट, और पावरफुल। इट मींस, मतलब क्या हुआ इसका, क्योंकि जो सी लैंग्वेज है उसके अंदर इनबिल्ट फंक्शनलिटीज होती हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, राइट। चाहे आप डेटा टाइप ले लीजिए, चाहे आप ऑपरेटर्स ले लीजिए, चाहे फंक्शंस ले लीजिए, चाहे फिर पॉइंटर्स ले लीजिए, चाहे स्ट्रक्चर एंड यूनियन ले लीजिए, ये सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी इनबिल्ट है, इसलिए इस लैंग्वेज को क्या बनाते हैं, ये रोबस्ट बनाते हैं, राइट। ये इसका फीचर है सी का। थर्ड की बात करें हम, दिस इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया कि इसका एक फिक्स स्ट्रक्चर है, राइट। सबसे पहले सी लाइब्रेरीज इंक्लूड होंगी, राइट। उसके बाद आपका मेन मेथड आएगा, देन आपको वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, कंपाइलर को पहले से बताना पड़ेगा कि आप कौन सा वेरिएबल यूज करने वाले हो, देन आप कोई भी जो आपकी कैलकुलेशंस हैं वो कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे, देन आउटपुट आएगा, राइट। तो एक सिंपल एक प्रोसीजर बना हुआ है, उस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना ही है, यानी कि स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसीलिए बोलते हैं इसको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। अगर मैं बात करूं इसके ऊपर की जितनी भी हायर लेवल लैंग्वेजेस हैं उन सबको क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यानी C++ आती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, राइट। जावा आती है, चाहे PHP आती है, चाहे .NET आती है, सब क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बट सी क्या है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। इसमें टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो होती है, इसलिए। फोर्थ बात करूं,
प्रोसीजरल या फिर प्रोसीजर ओरिएंटेड? प्रोसीजर लैंग्वेज या फिर प्रोसीजर ओरिएंटेड मीन इसका मतलब होता है कि जो हमारी जो प्रॉब्लम है, जो हमारा प्रोग्राम है, उसको हम सब प्रोग्राम्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट, और कुछ प्रोसीजर्स बना के, कुछ फंक्शंस बना के उनको हम यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड प्रोसीजर लैंग्वेज। यानी कि आप अपनी प्रॉब्लम को, अपने प्रोग्राम को सब मॉड्यूल्स में, सब प्रोसीजर्स में, सब प्रोग्राम्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। फिफ्थ वन इज मिडिल लेवल लैंग्वेज, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका मिडिल लेवल लैंग्वेज। क्यों कहते हैं इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज? दो तरह की लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, बट दिस इज कॉल्ड मिडिल लेवल लैंग्वेज। एकमात्र लैंग्वेज है सी जिसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, बिकॉज एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जो हार्डवेयर को समझती है, राइट, जो डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरेक्ट करती है। रिमेंबर, इस पॉइंट को नोट कर लेना मेरे को, एकमात्र लैंग्वेज है जो सीधा हार्डवेयर से इंटरेक्ट करती है या हार्डवेयर को समझती है, दैट इज कॉल्ड सी लैंग्वेज, राइट। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि वो कौन सी लैंग्वेज है जो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करती है, दैट इज सी लैंग्वेज, राइट। और इसीलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, बिकॉज हार्डवेयर को बहुत अच्छे से समझती है। इसीलिए ज्यादातर जितने भी ड्राइवर्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कंपाइलर्स होते हैं, ये सारे किसमें बनते हैं? सी लैंग्वेज में। बिकॉज ये जितने भी सॉफ्टवेयर जो मैंने बोले हैं अभी, ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स एंड कंपाइलर्स, ये किससे डील करते हैं? ये डायरेक्टली हार्डवेयर से डील करते हैं। और हार्डवेयर को सबसे बेस्ट तरीके से समझने वाली एक ही लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, और इसीलिए सी लैंग्वेज आज भी यूज होती है और ज्यादातर इन्हीं के लिए यूज में आती है। गेटिंग माई पॉइंट? आपको शायद बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा व्हाई दिस इज कॉल्ड मिडिल लेवल लैंग्वेज। इसलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, यानी कि हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज के बीच की लैंग्वेज है ये। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। पोर्टेबल और मशीन इंडिपेंडेंट। यस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये अगेन। क्यों? क्योंकि यहां पे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार सी लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट है या मशीन इंडिपेंडेंट है, राइट। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं आज इस वीडियो से, इन फ्यूचर के लिए, हमेशा के लिए क्लियर हो जाओ, सी इज मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। क्यों है और क्यों नहीं है डिपेंडेंट? कहीं जगह आपको डिपेंडेंट मिलेगा, बट क्यों, उसका रीजन समझ लीजिए। जब पहले ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनते थे, राइट, पहले तो यह समझना पड़ेगा कि मशीन डिपेंडेंट होता है क्या एक्चुअल में। मशीन डिपेंडेंट का मतलब होता है कि अगर आपने किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एक मशीन पे कोई कोड लिख दिया है तो आपको दूसरी मशीन पे रन नहीं होगा, बिकॉज स्पेसिफिक उस मशीन पे लिखा हुआ कोड है, राइट। तो यानी कि मशीन डिपेंडेंट हो गया, उस मशीन पे डिपेंड कर रहा है वो कोड आपने जो लिखा है, वो दूसरी मशीन पे रन नहीं होगा। इसको बोलते हैं मशीन डिपेंडेंट, राइट। और मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आपने इस मशीन पे कोडिंग की, उस प्रोग्राम को उठाया, किसी भी दूसरे मशीन पे चला लिया, चल जाएगा। दैट इज पोर्टेबल और मशीन इंडिपेंडेंट। आई थिंक इस टर्म से आप फेमिलियर हो गए होंगे कि पोर्टेबल क्या होता है, मशीन इंडिपेंडेंट क्या होता है, राइट। तो सी इज मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। तो पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनते थे वो उनकी जो लाइब्रेरीज होती थी, उनका जो कंपाइलर होते थे वो अलग अलग होते थे हर एक मशीन के लिए। तो उस टाइम पे पहले जब इन्वेंट हुई थी उस टाइम पे मशीन डिपेंडेंट हुआ करती थी, बट जब से ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, क्योंकि जितने भी नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं उनमें सब में जो कंपाइलर्स होते हैं वो इनबिल्ट आते हैं, प्री लोडेड आते हैं कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स वगैरह। तो सी लैंग्वेज ऑलरेडी इसलिए क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट होती है अब, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट और गलत करके आते हैं एग्जाम में। लर्न कर लेना अच्छे से, रिमेंबर कर लेना, दिस इज पोर्टेबल और मशीन इंडिपेंडेंट। एक ही मतलब है दोनों का। पोर्टेबल मींस मैं यहां से उठा के दूसरे जगह ले जा सकता हूं, दूसरी जगह से तीसरी जगह ले जा सकता हूं। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब भी हुआ इस मशीन में भी रन कर सकता हूं, इस मशीन में भी रन कर सकता हूं और इस मशीन में भी रन कर सकता हूं। आई थिंक क्लियर है? केस सेंसिटिव, आई थिंक इस पॉइंट पे मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सी इज केस सेंसिटिव। आपको पता है अगर मैंने स्मॉल ए लिखा और कैपिटल ए लिखा तो दोनों उस कंपाइलर के लिए अलग अलग चीजें हैं। इट मींस वो केसिंग को समझता है। आपने स्मॉल ए लिखा, कोई वेरिएबल बनाया इंट स्मॉल ए, और एक वेरिएबल बनाया इंट कैपिटल ए, तो दोनों वेरिएबल अलग अलग माने जाएंगे, अलग अलग कंसीडर किए जाएंगे। दिस इज कॉल्ड केस सेंसिटिव। इसलिए सी क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। आई थिंक यहां तक क्लियर है। मैं इसको रफ कर रहा हूं, राइट। आपको स्क्रीनशॉट लेना है या लिखना है तो आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ये सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए। इसके अलावा छोटे मोटे फीचर्स और होते हैं, जैसे कि सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं इसको। ऐड तो हो गया आपके, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूं। बट कई बार क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे देगा ये अगर ये टर्म लिख दी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे मैं इस टर्म को लिख रहा हूं। सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सिस्टम का मतलब, जब भी सिस्टम की बात होती है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं, क्योंकि ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम किस में लिखे जाते हैं, सी में लिखे जाते हैं, इसलिए इसको सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। सी कंपाइलर, ड्राइवर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स, राइट, इनको डेवलप करने के लिए यूज आती है, इसलिए इसको बोलते हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक फीचर और है इसका, स्ट्रिक्टली टाइप्ड। इसका मतलब क्या हुआ स्ट्रिक्टली टाइप्ड का मतलब? स्ट्रिक्टली टाइप्ड का मतलब है कि आपको कोई सी प्रोग्रामिंग में अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आपको कंपाइलर को पहले से बताना पड़ेगा कि आप कौन कौन से वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, राइट, और उनका टाइप क्या है। यानी कि अगर आपने लिखा इंट ए तो आपको बताना ही है कि ये जो ए मैं वेरिएबल बना रहा हूं ना, ये इंटीजर टाइप का है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। इसी को बोलते हैं स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज। एंड लास्ट वन इज मदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कई बार कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, मदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको कहा जाता है, राइट? कौन सी लैंग्वेज है? सी लैंग्वेज। और क्यों है वो मैं बता देता हूं। मदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसीलिए है बिकॉज इसके बहुत सारे जो फीचर्स हैं, जैसे कि मैं बात करूं इनबिल्ट डेटा टाइप्स की, राइट, बात करूं इनबिल्ट फंक्शंस की, बात करूं इनबिल्ट क्लासेज या लाइब्रेरी की, तो ये सारी की सारी जितनी भी दूसरी हायर लेवल लैंग्वेजेज है ना, उन सब में एज इट इज यहां से उठा के उन लैंग्वेजेज में पुट कर दिया गया। बात करें सी प्लस प्लस की, पूरी सी लैंग्वेज है, उसी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सी प्लस प्लस इन्वेंट की हुई। जावा, पीएचपी, डॉटनेट, तो ये जितने भी लैंग्वेजेज हैं, ये सारी की सारी किससे इन्वेंट हुई है? इस सी लैंग्वेज के जितने भी फीचर्स हैं उनको उठा के, राइट। यानी कि इनकी मदर लैंग्वेज कौन सी हो गई? सी लैंग्वेज हो गई सभी लैंग्वेजेज की, इसीलिए इसको कहा जाता है मदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। और ये 10 फीचर्स हैं सी के, राइट। सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं, निम्न में से कौन सा सी का फीचर नहीं है, राइट। मदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किसको कहा जाता है? मशीन, ये जो सी लैंग्वेज है मशीन डिपेंडेंट है या नहीं है, राइट। इसके अलावा बात करें तो मिडिल लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज को कहा जाता है, राइट। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो हार्डवेयर से कंपेटेबल होती है, हार्डवेयर से इंटरेक्ट करती है डायरेक्टली, ठीक है। और जनरल पर्पस लैंग्वेज निम्न में से है या नहीं है, राइट। इसके अलावा बात करें प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, नहीं है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, नहीं है। क्यों कहा जाता है इनको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्यों कहा जाता है इसको प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस के जवाब इस वीडियो में दे दिए हैं। हिस्ट्री एंड इवैल्यूएशन बता दिया है, किसने इन्वेंट की? डेनिस रिची ने इन्वेंट की, इसलिए डेनिस रिची को फादर ऑफ सी भी कहा जाता है, राइट। आई थिंक यहां तक का जो टॉपिक था ये आपको क्लियर हो चुका होगा, और इसके जितने भी क्वेश्चंस बनते थे वो पॉसिबल क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस लेक्चर को आप वापस से देखें, वापस से रिवाइज करें, इसके नोट्स बनाएं खुद प्रॉपर, राइट। और बिलीव मी, सी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको एंड ऑफ दिस सेशन। जब आप प्लेलिस्ट जब देखेंगे तो सारे वीडियोज आपको यहाँ पे वन बाय वन बहुत अच्छे से समझाए हुए मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज और अपने दूसरे साथियों की हेल्प कीजिए, इसको शेयर कीजिए इस वीडियो को, और ऑब्वियसली सब्सक्राइब तो बनता है भाई, ठीक है। एक लाइक और एक सब्सक्राइब। थैंक्स अलॉट।